जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट प्रतिपरीक्षा 2022 के लिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश, लोक संत एवं रीति रिवाजों से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके रीट प्रतिपरीक्षा 2022 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और राजस्थान के भौतिक प्रदेश, लोक संत एवं रीति रिवाज से जुड़े इन सभी क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये रीट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के हाड़ौती पठार भौतिक क्षेत्र है जहां पर मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। कहां पर? हाड़ौती पठार के क्षेत्र में। अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी चंबल बैसिन प्रदेश है जहां पर बीहड़ मिलते हैं। और बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो सवाई माधोपुर और करौली जिले में स्थित है। कौन से जिलों में? सवाई माधोपुर और करौली जिलों में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है जो चंबल बैसिन में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी थार मरुस्थल का जो विस्तार है जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात एवं हरियाणा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सिरोही क्षेत्र की जो अरावली की पहाड़ियां हैं जो ऊबड़ खाबड़ पट्टी वाली, उन्हें स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग स्थित है उसे मेवल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी शहरीकरण है जो राजस्थान में एक कारण है जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, जबकि अतिचारण, वनोन्मूलन एवं मृदा एवं जल प्रबंधन है वो एक मरुस्थलीकरण का कारण है राजस्थान में, जबकि शहरीकरण है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, लाठी श्रृंखला क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भूगर्भीय एक जल पट्टी है जिसे लाठी श्रृंखला कहा जाता है जो जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे एक भूगर्भ जल की चौड़ी पट्टी है जिसे लाठी श्रृंखला या लाठी जल पट्टी के नाम से जाना जाता है। किस पट्टी को? भूगर्भीय जल पट्टी को। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, अंत प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अंत प्रवाह क्षेत्र है जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। अगला नौवां क्वेश्चन है, माई नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी माही नदी के किनारे पर स्थित जो प्रतापगढ़ का भूभाग है उसे काटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान में स्थित जो थार का मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के गंगानगर जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन है वो सर्वाधिक अधिक होता है, जबकि बांसवाड़ा जिला में राजस्थान में सूर्य की किरणों का सीधापन सर्वाधिक होता है। किस जिले में? बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें वो हैं सीधी पड़ती हैं, जबकि सबसे तिरछी किरणें हैं वो किस में पड़ती हैं? गंगानगर जिले में पड़ती हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 40% राजस्थान की जनसंख्या है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती हैं।
अगला क्वेश्चन 13वां है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है माही नदी के बेसिन में, चंबल नदी के बेसिन में, बनास नदी के बेसिन में या लूनी नदी के बेसिन। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है तो छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जबकि छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर के नाकोड़ा जिले में स्थित हैं। कहाँ पर? नाकोड़ा बाड़मेर जिले में छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जबकि छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती के पठार प्रदेश में अवस्थित हैं। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित हैं। और अगर ऐसे भी आ सकता है कि जैसलमेर और बाड़मेर मार्ग पर स्थित कौन सा एक पार्क स्थित है, तो हो जाएगा नेशनल वुड फॉसिल पार्क, क्योंकि ये जैसलमेर और बाड़मेर के मार्ग पर स्थित हैं, जिसको हिंदी में जीवा अवशेष के पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला 17वां क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं उन्हें बरखान के नाम से जाना जाते हैं। और बरखान के टीले हैं वो सर्वाधिक गतिशील स्तूप होते हैं जो प्राय श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई है वो 10 से 20 मीटर तक की होती हैं, जिसे बरखान के नाम से जाना जाते हैं। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का अरावली पर्वतीय अंचल है भौगोलिक जो सबसे प्राचीनतम अंचल माना जाता है। कौन सा? अरावली पर्वतीय अंचल। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार का क्षेत्र राज्य के कितने प्रतिशत भाग में आता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हाड़ौती के पठार का जो क्षेत्र है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 6.49% भाग में आता है। कितने प्रतिशत में? 6.49% क्षेत्र में जो राजस्थान के क्षेत्रफल के पठार के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यन कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में जो विद्यन कंगार के क्षेत्र हैं वो बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित हैं। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का जो मरुस्थल है उसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान की पर्वत श्रेणी कौन सी है जो राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट अगला अंतिम 23वां क्वेश्चन है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चारों ओर से उदयपुर को घिरे हुए पहाड़ियों हैं जो गिरवा के नाम से जाना जाता है। किसे नाम से जाना जाता है? उदयपुर को उदयपुर का बेसिन जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए हैं उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब हमारा दूसरा टॉपिक है राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। पहला क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी श्रीनाथ जी की प्रतिमा है जो मुगल शासक औरंगजेब के काल में राजस्थान में लाई गई थी। और श्रीनाथ जी का मंदिर है वो उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर नाथद्वारा में स्थित हैं। और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित एक मंदिर है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ किस स्थान पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सालेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित हैं। और निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पीठ कहाँ पर है? सालेमाबाद अजमेर में। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, सालेमाबाद में स्थित निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी आचार्य परशुराम जी देवाचार्य हैं, जिन्होंने सालेमाबाद अजमेर में स्थित निम्बार्क संप्रदाय पीठ की स्थापना की थी। किसने? आचार्य परशुराम जी देवाचार्य ने। और निम्बार्क संप्रदाय के लोग हैं वो राधा और श्री कृष्ण की युगल रूप से पूजा करते हैं। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर बनाई गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के नागौर जिले में अलाउद्दीन की मस्जिद बनाई गई है। और अलाउद्दीन है जिन्होंने नागौर दुर्ग पर 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन की मस्जिद है वो नागौर जिले में बना दी गई हैं। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, शाहपुरा में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपद से चैत्र कृष्ण पंचम तक मनाया जाने वाला फुलडोल उत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी शाहपुरा में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपद से लेकर चैत्र कृष्ण पंचम तक मनाया जाने वाला फुलडोल उत्सव है वो रामसनई संप्रदाय से संबंधित हैं। और रामसनई संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें हैं, जो एक है शाहपुरा भीलवाड़ा में, दूसरी है खेड़ापा जोधपुर में, तीसरी है रेण नागौर में और चौथी है सिंथल बीकानेर में। कितनी संप्रदाय की पीठें हैं? राम संप्रदाय की कितनी पीठें हैं? 4 पीठें हैं। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, परशुराम सागर किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी परशुराम सागर है वो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित एक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रामानंद जी के शिष्य रहे हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी धन्ना जी, पीपा जी और संत कबीरदास हैं, ये तीनों ही रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। अगला नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म पाली जिले के किस गांव में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी कवित्री मीराबाई का जन्म है वो पाली जिले के कुड़की गांव में हुआ था। और मीराबाई का जो मंदिर है वो नागौर जिले के मेड़ता में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और मीराबाई के गुरु का नाम है वो संत रैदास था, जो ये चमार जाति से थे। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रारंभ है वो श्री कृष्णदास जी पेहरी ने किया था, जो जयपुर के निकट गलता जी में रहते थे। और केवल दूध का सेवन करने से कारण इनका नाम पेहरी पड़ा था। किनका? कृष्णदास जी का, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय को प्रारंभ किया था। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, लालनाथ जी, चौकन्नाथ जी और सवईदास जी आदि किस संप्रदाय के प्रमुख संत हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी लालनाथ जी, चौकन्नाथ जी और सवईदास जी हैं वो जसनादी संप्रदाय के प्रमुख संत हुए थे। और जसनादी संप्रदाय का जो प्रमुख नृत्य है वो अग्नि नृत्य हैं, यानी अग्नि नृत्य हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वो है जसनादी संप्रदाय से। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, जाम्बोजी के अनुयायी को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जाम्बोजी के जो अनुयायी हैं वो विष्णुई कहा जाता है। और विष्णुई संप्रदाय के 29 नियम होते हैं, जो किसने दिए थे? जाम्बोजी ने दिए थे। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी संत दादू दयाल हैं, जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, जसनाती सिद्धों की समाधियाँ क्या कहलाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी
जसनाती सिद्धों की जो समाधियाँ होती हैं उसे बाड़ियाँ कहा जाता है। और जिन आग पर अंगारों पर नृत्य करते हैं उसे वो दूना कहते हैं। यानी जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं आग के अंगारों पर नृत्य करते हैं उसे दूना कहते हैं। और ये अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित एक नृत्य हैं। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी मीराबाई का जन्म है वो राठौड़ वंश में हुआ था, जिनके पिता का नाम था रतन सिंह और मीराबाई के पत्नी का नाम था उदयपुर के महाराजा भोजराज, जो मीराबाई के पति थे। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में जोधपुर है वो नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और नाथ संप्रदाय हैं वो हठ योग के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? हठ योग के लिए नाथ संप्रदाय हैं वो प्रसिद्ध हैं। और नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वो राजस्थान का जोधपुर जिला रहा है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, संत धना का जन्म कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 1415 ईस्वी में जाट संत धना का जन्म हुआ था। और ये राजस्थान के टोंक जिले के दुल्हेद गांव में इनका जन्म हुआ था। किसके? टोंक जिले के दुल्हेद गांव है जिसमें जाट धना का जन्म 1415 ईस्वी में हुआ था। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, संत पीपा जी के गुरु का नाम क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी संत पीपा जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी संत पीपा जी है जिनको दर्जी समुदाय के लोग अपना आराध्य देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, कापालिक संप्रदाय में शंकर का अवतार मानकर किसे पूजा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी कापालिक संप्रदाय के जो लोग हैं वो शंकर का अवतार मानकर भैरव की पूजा करते हैं। और कापालिक संप्रदाय में भैरव तंत्र और कौल तंत्र भी प्रसिद्ध हैं। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी सी, यानी संत मावजी का जन्म है वो राजस्थान के डूंगरपुर में हुआ था। और संत मावजी ने निष्कलंक नामक एक संप्रदाय की भी स्थापना की थी। किसने? संत मावजी ने। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति के संत जसनाथ जी के गुरु कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी निर्गुण भक्ति के दो संत जसनाथ जी थे उनके गुरु का नाम है वो गोरखनाथ था। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, संत हरिदास निरंजनी का मूल नाम क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी संत हरिदास निरंजनी का जो मूल नाम है वो हरि सिंह सांकला था। और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। किन्हें? संत हरिदास निरंजनी को। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, संत जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी संत जसनाथ जी का जन्म है वो 1539 ईस्वी में करत्रेसर बीकानेर में हुआ था, जहाँ पर जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ हैं। कहाँ पर है जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ? वो है करत्रेसर बीकानेर जिले में, जहाँ पर संत जसनाथ जी का जन्म 1539 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो सिम्बुदड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। और जसनाथी संप्रदाय के सिम्बुदड़ा व कोड़ा हैं वो एक प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से? सिम्बुदड़ा जिसमें जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं और दूसरी है कोड़ा। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरीबाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी वागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरीबाई का जन्म है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हुआ था। और गौरीबाई हैं जो श्री कृष्ण भक्त के भजनों से लोगों को प्रभावित किया था, इसलिए इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। किसको? गौरीबाई को, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वो राजस्थान के डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था।
नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, लोहा पांग नामक तांत्रिक का अभिमान नष्ट कर उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देने वाले संत कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी लोहा पांग नामक तांत्रिक का अभिमान नष्ट कर उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देने वाले संत हैं वो संत जसनाथ जी थे। और संत जसनाथ जी हैं वो निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे। कौन? संत जसनाथ जी, जिन्होंने लोहा पांग नामक एक तांत्रिक था जिनका अभिमान नष्ट कर उन्हें ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया था। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है। अब इस वीडियो का नेक्स्ट अंतिम तीसरा टॉपिक है हमारा राजस्थान के रीति रिवाजों से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। तो चलिए देखते हैं राजस्थान रीति रिवाजों का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा किस जाति में प्रचलित है थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में सती प्रथा है जो सबसे ज़्यादा राजपूत जाति में प्रचलित थी। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, 16 संस्कारों में से पहला संस्कार कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 16 संस्कारों में जो पहला संस्कार है वो गर्भाधान का पहला संस्कार माना जाता है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, जलवा या कुआं पूजन किस सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जलवा पूजन या कुआं पूजन है वो पुत्र जन्म सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित हैं, यानी पुत्र के जन्म के ऊपर अवसर पर ही जलवा या कुआं पूजन किया जाता है। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक हेतु आदेश जारी किए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारत का मोहम्मद बिन तुगलक शासक था जिन्होंने सती प्रथा पर रोक हेतु आदेश जारी किए थे। किस शासक ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी नाता एक ऐसी प्रथा है जिसके अनुसार पत्नी हैं वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती हैं। और नाता प्रथा है वो विशेषतः आदिवासियों में एक प्रचलित प्रथा है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, तारणा विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी तारणा विवाह की जो प्रथा है वो ग्रास्य जनजाति में एक प्रचलित प्रथा है। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगाई गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी समाधि प्रथा पर रोक है वो सर्वप्रथम जयपुर रियासत में सन 1844 ईस्वी में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? सन 1844 में। और किस रियासत में? जयपुर रियासत में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आठवां है, शारदा एक्ट संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी शारदा एक्ट है जो 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। और शारदा एक्ट है जो एक बाल विवाह रोकथाम के लिए एक बनाया गया अधिनियम है जो पूरे भारत में 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के संस्थापक राय बहादुर हरबिलास शारदा राजस्थान के किस जिले से थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी शारदा एक्ट के संस्थापक राय बहादुर हरबिलास शारदा हैं वो राजस्थान के अजमेर जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज का अन्य नाम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को अन्य नाम मौसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, हिंदू कानून की आधारशिला व पोषक की किस दस्तूर से जुड़ी अवधारणा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी हिंदू कानून की आधारशिला व पोषक हैं वो पगड़ी रस्म की दस्तूर से जुड़ी एक अवधारणा है। इसी प्रकार अगला 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने हेतु सागड़ी निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने हेतु सागड़ी निवारण अधिनियम है जो साल 1961 में पारित किया गया था।
नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी आदिवासियों के लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार हैं वो विवाह से संबंधित एक संस्कार हैं। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी कहाँ से घोषित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी है वो उदयपुर से घोषित किया गया था। और कब किया गया था? ये किया गया था 1853 में इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। और डाकण प्रथा है जो मीणा और भील जनजाति में मुख्य रूप से ये प्रचलित थी। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब से लागू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 हैं वो 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया था। ये कानून कब बनाया गया था? 2006 में। और इसे लागू कब किया गया था? 1 नवंबर 2007 से। कौन सा कानून? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, नमाज पढ़ने से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ पांव धोने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी नमाज पढ़ने से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ और पांव धोने की क्रिया है वो वजू कहलाती हैं। दोस्तों ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये हाल ही में वजू हैं जो काफ़ी चर्चा में है। क्योंकि हाल ही में भारत में ज्ञानवापी एक मस्जिद में वहाँ पर शिव जी का एक शिवलिंग मिला था, जहाँ पर मुसलमान इस मस्जिद में हाथ और पांव धोते थे। लेकिन अभी ये काफ़ी वजू स्थान है जो काफ़ी चर्चा में चलता है। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, बाल विवाह पश्चात वयस्क होने पर वधू द्वारा ससुराल जाने की प्रथा क्या कहलाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी बाल विवाह के पश्चात वयस्क होने पर वधू द्वारा ससुराल जाने की जो प्रथा होती है उसे गौना या मुकलावा के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1822 में किया गया था। और पूरे भारत में राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सरकारी अध्यादेश जारी कर इस सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। और सर्वप्रथम कहाँ पर? बूंदी राज्य में लगाया गया था। दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये कहीं पर 1829 बताया जा रहा है और कहीं पर 1832 बताया जा रहा है। ये आप ऑप्शन के हिसाब से देख लें। अगर 1829 है तो 1829 को सही करना है, या 1832 है तो 1832 से करना है। जो पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन सर्वप्रथम है वो 1822 में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, 1856 में पारित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 1856 में पारित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो ईश्वर सिंह विद्यासागर का एक प्रयास का परिणाम है। कब किया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित? 1856 में। और ये किसके प्रयासों का परिणाम है? ईश्वर सिंह विद्यासागर का एक परिणाम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी विलियम बेंटिक हैं जिन्होंने दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने वाले जनरल गवर्नर कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड डलहौजी हैं जिन्होंने विधवा पुनर्नियम अधिनियम पारित करने वाले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष की और जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें बरी या पडला के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, पगड़ी बांधने की रस्म किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। सवाल क्या है? पगड़ी बांधने की रस्म है वो किससे संबंधित हैं?
ऑप्शन ए कुआं पूजन, विवाह, मृत्यु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों ये थे राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर।